चलिए आइए जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने विचारों को रखते हैं, क्योंकि आज का जो शिक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, सबसे पहले लोग अपने पद को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, डीसी, एसपी। पहले मानव नहीं है, जबकि आपके विश्व गुरु, आपके जो भारत के रहने वाले हैं विवेकानंद जी, उनका कहना था कि शिक्षा लेकर के सबसे पहले आप मानव बने, इसके बाद अपने पद को प्राप्त करें। लेकिन सबसे पहले आज जो शिक्षा व्यवस्था है, सबसे पहले हम पद को ले रहे हैं, तब बाद में मानव हैं। तो हम इस कारण मैं अपने विचारों को सर्वप्रथम रखता हूं, अपने विचारों को रखूंगा। तो आइए सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, अभी लोगों को धन, बल और पद की बहुत घमंड है, और ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों, ये समझ लीजिए कि जब आपको अभिमान हो गया, जब घमंड हो गया, तो आप भगवान का आहार बन चुके हैं, ईश्वर का, खुदा का, आप उनका आहार हो चुके हैं। ठीक है, अब आपकी समाप्ति होने वाली है। तो जैसे बल का बहुत लोगों को घमंड है, तो आप जब देखे हैं रामायण में, जो रावण जैसा जो है पराक्रमी, वैसे लोगों का बल नहीं रह सका, क्योंकि उनको घमंड हो गया था। एकदम ऐसे बाँह को करते थे, जैसे लगता था पृथ्वी को हिला देंगे। तो ऐसे लोगों का जब बल नहीं रहा, तब बाँह को थोड़ा सा समेटे के रखिए, ठीक है ना। और अब बहुत लोगों को धन का बल है, धन से हम सबको बर्बाद कर देंगे, धन से कमज़ोर आदमी को दबा देंगे। ऐसा नहीं होगा। कुबेर का धन आपके पास नहीं है, ठीक है, कुबेर नहीं है आप, इसलिए धन को समाप्त होने में देर नहीं लगता है, ठीक है ना। आपकी परिस्थिति 1 सेकेंड में बदल जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड बदलने में आपकी परिस्थिति देर नहीं लगेगी। याद रखिए, इसको बढ़िया से बैठ के आत्मसात कर लीजिए। ऐसे व्यक्ति सोच लीजिए, अब पद का घमंड है तो पद आपका है उसी समय, पद जाने के बाद आपके तरफ कोई देखेगा कि नहीं, ये आप ध्यान में रखिए। जब पद त्यागने के बाद, हम अपने पद पर नहीं रहने के बाद हमारे तरफ कितने लोग देखते हैं। इसलिए तीनों का घमंड छोड़ दीजिए, ठीक है। आज से घमंड इसको त्यागिए, नहीं तो आप भगवान का आहार बन चुके हैं। अपने समेट लीजिए इन खराब नीयतों और विचारों को। तो चलिए, अब आपको जाना भी है तो याद रखिए क्या रह जाएगा, आपके साथ क्या रह जाएगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यार तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यार तेरे बोल। ला 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 ला। दूजे के होठों को देकर अपना गीत, दूजे के ओठों को देकर अपना गीत, कोई निशानी दे फिर दुनिया से डोल। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। तो याद रखिए। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जीएस के अंतर्गत अब हम आते हैं भूगोल। भूगोल के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, तो ये जीएस का भी पार्ट है, जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे भी संबंधित प्रश्न, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएससी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, तो हम भूगोल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो भूगोल, जैसा आप जानते हैं, भू मीन्स पृथ्वी, ठीक है, गोल माने पृथ्वी गोल है, हालांकि नारंगी जैसा गोल है, ठीक है। तो हम भूगोल किसको कहेंगे, तो
पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो इस भूगोल के अंतर्गत आप देखेंगे, भूगोल का पार्ट को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। भूगोल में कितने इसके जो है पार्ट्स होते हैं। तो भू आकृति विज्ञान, और हमें परीक्षा में किस पार्ट को पढ़ना है जनरल कंपटीशन में। ठीक है, जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होगा उसमें भूगोल के सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कौन कौन से पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो भू आकृति विज्ञान है भूगोल के अंतर्गत, इसका पार्ट है। जलवायु विज्ञान है, सागर विज्ञान है, जैव भूगोल है, परिवहन भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, बस्ती भूगोल है, नगरीय भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भौगोलिक चिंतन है, मानव भूगोल है, और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है भूगोल में, और जीआईएस है, दूर संवेदित। ठीक है, लेकिन हमको विशेषकर परीक्षा में जो है भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, मरुस्थल, नदियाँ, ठीक है, हिमनद, हिमनदी, इन सारे चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में। अब आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जलवायु विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, और सागर विज्ञान में सागर समुद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसमें ज्वार भाटा ये सारे चीज़ हम जिसका अध्ययन करते हैं, और समुद्र का पार्ट्स पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ हम सागर विज्ञान में पढ़ेंगे। जैव भूगोल में जीव से संबंधित भूगोल, जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पारितंत्र, ये जितने चीज़ हैं और उनका वातावरण से संबंध जैव भूगोल में हम अध्ययन करेंगे। परिवहन भूगोल में हम अध्ययन करते हैं परिवहन यातायात के बारे में। प्रादेशिक बारे में विशेष क्षेत्रों का जो है संस्कृति सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के बारे में, ठीक है, बस्ती भूगोल के बारे में बस्तियों का, किसी खास बस्ती का। नगरीय भूगोल में नगर के बारे में, नगर की जनसंख्या, नगर का रूप आकार, नगर के बारे में सारा अध्ययन। इसके बाद हमारा जो है महत्वपूर्ण होता है भारत का भूगोल, जो जनरल कंपटीशन के लिए ये महत्वपूर्ण है, और थोड़ा बहुत विश्व का भूगोल। इसके बाद हम भौगोलिक चिंतन का अध्ययन करते हैं भूगोल में, मानव भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, जीआईएस। तो खास करके हमें भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और सागर विज्ञान, और कुछ विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, खासकर ये 3 पार्ट जो है, 3 और 2 पार्ट से हमें साधारण परीक्षाओं में जो जनरल कंपटीशन है, ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले चलेंगे जलवायु विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे अपने इस भूगोल में। तो सबसे पहले हम उससे पहले चलेंगे पर्यावरण के बारे में। हम पर्यावरण किसको कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण जो है जिसमें हम रहते हैं, तो पर्यावरण परि जो आवरण चारों ओर का जो है आवरण समूह, अर्थात आप ऐसे जान लीजिए वातावरण के बारे में, जैसे आप आँख को अपने बंद कर दीजिए। ठीक है, आँख बंद करने के बाद अपने आँख को खोल दीजिए, जो आपको चारों ओर दिखाई दे वही वातावरण है, पर्यावरण है। तो हम इस पर्यावरण में रहते हैं, तो हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं। और इस पर्यावरण के अंतर्गत जो है, इस प्राकृतिक वातावरण के 2 तत्व होते हैं, एक भौतिक, इस प्राकृतिक वातावरण के जो है 2 अंग होते हैं, एक भौतिक और दूसरा जैव। तो भौतिक में क्या होता है? भौतिक में जो है इसके 3 तत्व हैं। भौतिक जो है पर्यावरण के 3 तत्व हैं, एक स्थल, जल और वायु। ठीक है, स्थल, जल और वायु, और दूसरा है जैव। तो ये स्थल, जल, वायु में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं वे जैव होते हैं। ठीक है, इसी जैव पर्यावरण होते हैं, जैव तत्व होते हैं। इन्हीं स्थल, जल और वायु पर जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं, जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये आपको प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण के 2 तत्व हैं। तो इसके अंतर्गत जो है स्थल, जल और वायु, स्थल, जल और वायु, जो यही हम जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाला है, यही वायुमंडल। ठीक है, क्या हुआ? भौतिक पर्यावरण वातावरण के, प्राकृतिक वातावरण के 2 तत्व, भौतिक और दूसरा जैव। तो इन भौतिक अंग में
तीन आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो इसी वायुमंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये वायुमंडल जो आता है, जलवायु विज्ञान, जो भूगोल का पार्ट्स है जलवायु विज्ञान, उसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है वायुमंडल। सबसे पहले जलवायु विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल के बारे में। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं। तो जैसा आप देखते होंगे, साधारण बोलचाल की भाषा में लोगों द्वारा कहा जाता है कि आज का मौसम खराब है, ठीक है। और आप कभी किसी को कहते ये नहीं सुने होंगे कि आज का जलवायु खराब है। अर्थात अल्पकालिक मौसम की घटनाओं को, या दिन रात या सप्ताह या महीना के वायुमंडलीय दशाओं को, वायुमंडलीय अवस्थाओं को हम मौसम कहेंगे। और जलवायु किसको कहेंगे? बहुत लंबी वायुमंडलीय दशाओं को, अर्थात वर्षों तक लंबी वायुमंडलीय दशाओं को, लंबी वायुमंडलीय अवस्थाओं को जलवायु कहते हैं। अर्थात मौसम में हम 24 घंटे के जो वायुमंडलीय दशा, अर्थात ताप दाब वर्षा की जो स्थिति होती है उसको मौसम कहेंगे। और जलवायु वर्षों लंबी अवधि, वर्षों तक का तापमान, वर्षा, दाब, इन वायुमंडलीय दशा को क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। चलिए, तो हम इसी जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम सबसे पहले वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वायुमंडल की परिभाषा को जानेंगे। तो हम हमारे घूमती हुई पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, घूमती हुई पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ठीक है, गैसीय आवरण को, घूमती हुई पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अर्थात हमारे पृथ्वी को चारों ओर से वायुमंडल घिरी हुई है, ठीक है। वायुमंडल चारों ओर से घिरी हुई है और ये दबाव भी डालती है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब देखिए आप, ये वायुमंडल हमें कैसे रक्षा करती है? सूर्य की किरण जो 13 लाख बड़ा गुना है पृथ्वी से, और सूर्य की प्रकाश की रोशनी अरबवां भाग हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, तब आप सोचिए कितना तापमान रहता है, कितना तप्त हो जाती है पृथ्वी, ठीक है। खासकर जून के महीनों में, तो अगर ये वायुमंडल नहीं होती तो क्या होता? पृथ्वी की उस स्थिति, जल उठती, ठीक है, जल उठती। तो ये वायुमंडल में अनेक ऐसी गैसें हैं जो इन सूर्य के किरणों को सोखती हैं, या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, कुछ ऐसे रेज हैं सूर्य की जो सोखती हैं पराबैंगनी किरणों को, जैसे ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। तो ये वायुमंडल में व्याप्त जो हैं हमारे बहुत सारे गैस, धूलकण, जलवाष्प, इन सूर्य की तीखी किरणों को सोख लेती है, ऑब्जर्व करती है, परावर्तित, सोखती है, ऑब्जर्व करती है। अर्थात ये वायुमंडल हमें रक्षा करती है। तो वायुमंडल की परिभाषा, और वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। तो जैसा अनुमान है, नवीनतम वायुमंडलीय कण कितनी ऊंचाई तक? तो नवीनतम जो जानकारी है, वायुमंडलीय कण 30,000 किलोमीटर ऊंचाई तक व्याप्त है, और वायुमंडल की ऊंचाई 80,000 किलोमीटर, ठीक है, 80,000 किलोमीटर पर तक व्याप्त है। और 97% जो है 29 किलोमीटर तक, अर्थात नीचे जो होता है वायुमंडल घना होता है, ठीक है, वायुमंडल घना है, ऊपर जाके विरल होता है। अर्थात 29 किलोमीटर तक जो है इसका पूरे गैसीय भागों का 29 किलोमीटर तक 97% भाग व्याप्त है। तो ये नवीनतम आंकड़ा है। अब आइए हम चलते हैं उत्पत्ति में, ठीक है, कैसे हुआ उत्पत्ति। तो जैसा जो धारणाएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, वो भी धारणाएं जो है वो वैसा ही धारणा वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है।
जैसे पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित बहुत जो है भूगोलवेत्ता ने अपना मत दिया। हालांकि कोई ठोस ऐसा प्रमाण नहीं मिल सका है, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत भूगोलवेत्ता ने विचार दिया, जैसे कांट ने, लाप्लास ने, ठीक है, ऑटो शिफ्ट ने, सारे ये विद्वानों ने अपना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिया है। इन विचारों में था कि एक पौराणिक पुराने समय में एक आर्द्रकण था, पौराणिक कण था, ठीक है, वो आपस में जो है एकत्र होने लगा, ठीक है, ये आर्द्रकण आपस में एकत्र होने लगे और एकत्र होकर टकराने लगे और टकरा कर जो है ये द्रवित हुए और ठीक है अलग होने लगे, और यही द्रवित जो भाग है गैसीय अवस्था में है, जिससे इन गैसीय अवस्था से, इन गैसों से सारे जो है ग्रह बने। तो इसी तरह का जो है विचार जो है हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में है। और जलवायु शास्त्र जो है भूगोलवेत्ता, जलवायु शास्त्र विद्वान किस फील्ड महोदय हैं, उनका कहना है कि 50 करोड़ वर्ष पूर्व जो है कैम्ब्रियन युग में जो है 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में जो है वायुमंडल की उत्पत्ति हुआ, इनका ऐसा विचार है। तो ये हुआ वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं आगे संगठन के बारे में, ठीक है जी। ये वायुमंडल कैसे बना, किन किन गैसों से मिलकर या किन चीज़ों से मिलकर ये वायुमंडल का निर्माण होता है, वायुमंडल बनता होता है। वायुमंडल के संगठन, तो ये 4 तत्वों से मिलकर इनका संगठन होता है। इन वायुमंडल में 4 तत्व होते हैं। कौन? सबसे पहला है गैसें, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है धूलकण और नंबर 4 है गुप्त ऊष्मा। पहला गैस, देखिए वायुमंडल के संगठक तत्व, पहला है गैस, दूसरा है जलवाष्प, नंबर 3 है धूलकण और चौथा है गुप्त ऊष्मा। तो इसमें पहला है गैस है। उपस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्ग में रखा जाता है। गैसों को उपस्थिति के आधार पर 2 वर्ग में, पहला स्थिर या अस्थायी गैस, स्थिर या अस्थायी गैस। ये स्थिर गैस होते हैं, ये वायुमंडल में अस्थायी होते हैं। इसमें जैसे पहला है नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल में 78%, ठीक है, 78% वायुमंडल, सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। और ये वायुमंडल में 7 रूपों में पाए जाते हैं। वायुमंडल में 7 ये जो है रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी जीवों के लिए। और नाइट्रोजन हमें जीवित रहने में और बहुत से सारे चीज़ों में सहायता करता है। जैसे हम नाइट्रोजन वातावरण से सीधे प्राप्त नहीं करते, बल्कि मिट्टी द्वारा, मिट्टी में ये नाइट्रोजन मिले होते हैं और उन मिट्टियों में जो पौधे लगाए जाते हैं, पौधे जो लगाए जाते हैं और उन पौधों द्वारा प्राप्त फलों को हम खाते हैं, तो अर्थात इनडायरेक्टली हमें नाइट्रोजन उनसे प्राप्त होता है, ठीक है। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए या पेड़ पौधों को पोषक तत्व के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक तत्व है। तो ये नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 78% जो है 78.8, वही 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में व्याप्त है। ये अस्थायीगत है, हालांकि जो है ये बहुत सक्रिय गैस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे वातावरण के लिए, वायुमंडल के बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 28%, ठीक है, 28% जो व्याप्त है, 20.9, तो मान लीजिए 21, तो 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में जानते हैं व्याप्त है। जैसा कि आप ऑक्सीजन का महत्व भली भांति जानते हैं, जो ये एक सक्रिय तत्व है। हम जानते हैं बिना ऑक्सीजन के हम जीवित रह नहीं सकते, ठीक है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और ये ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो है
छोड़ी गई CO2 को पेड़ पौधे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन का महत्व आप भली भांति जानते हैं, पूरी तरह से परिचित हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। कुछ मिनटों कुछ सेकेंडों तक हम जीवित रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन गैस के बारे में हम परिचित हैं। इसके आगे आता है इन अस्थायी गैसों में आर्गन, जिसका प्रतिशत 0.9 है। ये भी जो है आर्गन भी तत्व है, वो हमारे वायुमंडल में बहुत तरह से सहायता करता है। इसके बाद है दूसरा परिवर्तनशील या अस्थायी। परिवर्तनशील या अस्थायी, जिसमें जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, जेनन है, मीथेन है। ये परिवर्तनशील या अस्थायी जो है गैसें होती हैं। जलवाष्प जानते हैं आप, जलवाष्प जो होते हैं, जो हमारे वातावरण में वायुमंडल में प्राप्त है, इन्हीं जलवाष्पों द्वारा जो है बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो जलवाष्प के बारे में हम जानते हैं। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधे जिसको लेते हैं और पेड़ पौधे जिंदा होते हैं। ओजोन जो है, ओजोन गैस जो अस्थिर गैस इसको कहा जाता है। ओजोन गैस का भी हमारे वायुमंडलीय दशाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ओजोन मंडल भी पराबैंगनी को सोखता है, जिससे जो है हमें जो कुछ उसके खराब रेज हैं उससे हमें बचाती है, जिससे बहुत बीमारियां पैदा हो सकती है। तो ओजोन गैस जो है बहुत महत्वपूर्ण गैस के। इसके बाद हाइड्रोजन के बारे में भी आप जानते हैं। हीलियम है, नियोन है, जेनन है, मीथेन है। तो जलवाष्प जो होता है, जलवाष्प का 90% से अधिक भाग 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। अर्थात वायुमंडल के निचले जो स्थान होते हैं उसमें ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं। तो 90% से अधिक जो जलवाष्प है 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके आगे अब हम आते हैं जलवाष्प जो है। जलवाष्प होता है क्या, संगठक तत्व में पहला गैस के बारे में हम अध्ययन कर लिए, संगठक तत्व का दूसरा है जलवाष्प। ये जलवाष्प जो है अधिकतर निचली परत में, हम जैसा बोले कि सबसे अधिक जलवाष्प निचली परत में पाई जाती है, और जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं इसकी मात्रा घटती जाती है। और 7500 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ये जलवाष्प लगभग अनुपस्थित पाए जाते हैं, 7500 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर। इसी जलवाष्प के कारण बादल, कोहरा, ओस, पाला, हिम सारे बनते हैं। अर्थात ये बादल जो बनते हैं, वर्षा जो होती है, कोहरा जो हम देखते हैं, ओस जो पड़ता है ठंडी के दिनों में हम देखते हैं, पाला, ये हिम जो पूरे हिम से बर्फ जम जाता है, तो ये इसके जो सारे स्रोत हैं, ये इसके स्रोत जलवाष्प होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, याद रखने जो, ध्यान देने जो बात है कि विषुवत रेखा पर जलवाष्प अधिक पाया जाता है और ध्रुवों पर कम पाया जाता है। ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना होगा कि विषुवत रेखा पर जलवाष्प अधिक एवं ध्रुवों पर कम पाया जाता है। तो ये जलवाष्प होते हैं। अब ये संगठक तत्व में तीसरा है धूलकण। धूलकण के बारे में, अब गैस एवं इन गैस के जो संगठक तत्व हैं, गैसें एवं जलवाष्प, इसके अलावे जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, गैस एवं जलवाष्प के अलावा जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, सभी को हम क्या कहते हैं, धूलकण कहते हैं। ये क्या करते हैं धूलकण, ये सौर विकिरण का कुछ भाग सोख लेते हैं और इनके द्वारा प्रकीर्णन व परावर्तन होता है। अर्थात ये वातावरण में, वायुमंडल में व्याप्त जो होते हैं ये धूल के कण, ये सौर विकिरण का बहुत सा भाग सोख लेते हैं, और इनके द्वारा, इन्हीं सोखने के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन एवं परावर्तन होता है। प्रकीर्णन और परावर्तन से आप जानते हैं, कभी कभी आता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय में लालिमा क्यों होती है, तो यही कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन एवं परावर्तन। तो ये संगठक तत्व में तीसरा धूलकण। और अंतिम है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, तो संघनन के समय जो ऊष्मा त्यागा जाता है,
संघनन के समय जो ऊष्मा त्यागा जाता है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है, ऊष्मा जो त्यागा जाता है तो तेजी से होता है, ह्रास होता है मौसम में। ठीक है, यही गुप्त ऊष्मा जब आती है, जब ऊष्मा त्यागा जाता है संघनन के समय, तो क्या होता है, तेजी से ह्रास होता है ऊष्मा का, और ये अचानक मौसमी घटनाएं होती हैं। हम कभी देखते हैं जो तूफान आ गया, आंधी आ गया, एकाएक चक्रवात आ गया, तो यही मौसमी घटनाएं होती हैं इसी गुप्त ऊष्मा के कारण। तो ये संगठक का अंतिम ये गुप्त ऊष्मा है, और ये इस फिगर द्वारा हम समझेंगे कि ये ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ये CO2 का है, और ये अन्य गैसें हैं, और नाइट्रोजन अकेले इतना भाग में हमारे वायुमंडल में व्याप्त है। तो चलिए हम इस वायुमंडल का परिभाषा को पढ़े। अब हम अगला जो है वीडियो में वायुमंडल की परत के बारे में जानेंगे। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, उनकी क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, कौन सी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो चलिए हम इसको अगला वीडियो में इस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और लाइक करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय विद्या।